डॉक्टर बिल्कुल। साहब क्या नाश्ता आप किस चीज़ का करती हैं बता ही दें आप। अच्छा, नहीं मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं अंडों की बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कोई अनाज किसी के लिए सज़ा, किसी के लिए शफ़ा होता है। मुझे देख के सब अंडे ना खाइएगा, किसी को एक एलर्जी भी हो सकती है, किसी की बॉडी में हीट स्ट्रेस भी हो सकता है ना। अगर आपको अंडे सूट करते हैं तो अंडे से बेहतरीन कोई नाश्ता नहीं है। और मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड के खाली अंडा नहीं खाना है? नहीं मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस लेती हूँ। मेरी तो अपनी ब्रांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाय? की। चाय नहीं, चाय मैं उससे पहले लेती हूँ, बिकॉज आपको पता है जो कैफ़ीन है वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल है। चाय को कभी भी आप खाने के साथ नहीं लेते। चाय में आपके पास जितने भी वो होते हैं ना फाइटिक एसिड और इस तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स, वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। कम से कम 2-3 घंटे पहले मैंने नाश्ते से चाय ली होती है, क्योंकि उसके बाद मैंने दौड़ लगानी होती है। खाने के बाद चाय नहीं, खाने से पहले चाय 2-3 लेनी है। घंटे पहले ली होती है। नाश्ते के साथ मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं ली। दूसरों को भी और यही किसी को कहेंगी कि वो पहले लें। ऑफ कोर्स पहले लें, लेकिन ये है कि मैं उठती हूँ कोई सुबह 3-4 बजे और नाश्ता मैं 9 या 10 बजे करती हूँ। आपको एक टाइम, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, आपको एक टाइम गुजारना चाहिए नाश्ता करने से पहले। अनलेस एंड अनटिल 2 सिचुएशंस हैं इसमें। गैस्ट्राइटिस और गट के कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनका तेज़ाब उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, उनको मैं कहती होती हूँ उठते ही ले लें। और जो दूसरा केस आपके पास होता है वो डायबिटीज़ के उन पेशेंट्स का होता है जिनका ब्लड शुगर बहुत डिस्टर्ब होता है और वो नए नए मेरे पास एनरोल हुए होते हैं, तो टाइम लगता है उनकी ना फास्टिंग वो भी करने में। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। रेस्ट इट इज़ ओके टू वेट टू गेट हंग्री। आपको ना, आप सबने नोट किया होगा यहाँ पे सेट पे जितने भी लोग बैठे हैं और ऑडियंस में भी, कि सुबह 7-8 बजे एक बड़ी जोर का हंगर पैंग पड़ता है। ऐसे ही। मैं आपको बताऊँ उस पे जो काबू कर लेना वो नफ्स पे काबू करता है अपने। ये भी उसके ज़ुमरे में आता है ना। ये बड़े बड़े साईं वगैरह और स्पिरिचुअल लोग भूखे रहते हैं ना इतना इतना अरसा अपनी वो। ओशो ने बात भी की है इस हाँ, पर। अपना ये नफ्स पे काबू के ज़ुमरे में आता है, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करता है। अब जो सुबह 7-8 बजे आपको भूख लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। अल्लाह ताला जो है ना आपका अलर्टनेस और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको सुबह 7-8 बजे किक इन कराता है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है आप उस टाइम प्रोडक्टिव हो। अब कॉर्टिसोल आपके पास क्या करता है? कॉर्टिसोल जो है वो आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को थोड़ा सा छेड़ता है, तो उस टाइम लगती है बहुत ज़्यादा भूख। जिसने उस पर काबू कर लिया वो किसी भी चीज़ पे काबू कर सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट। लंच में क्या लेती है? लंच नॉर्मली मैं एक आध फ्रूट सर्विंग लेती हूँ और डिनर मेरा 5 बजे हो जाता है। जैसे अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं जाके डिनर कर लूँगी, अच्छा, मतलब 5 बजे dinner? दैट्स इट। 5 बजे, 7-8 बजे मैं सो जाती हूँ। इनको देखने वाले भी 5 बजे ही करें, देख नहीं रहे आप, ये जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही और आगे भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू। ये बिल्कुल डाइट प्लान ऐसे ही होना चाहिए जैसे डॉक्टर बता रही हैं, मैं तो खुद अब फॉलो करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ख़वातीन शादी से पहले बड़ी पतली होती हैं माशाल्लाह, और शादी के बाद पहला बच्चा, तो अगर वेस्ट उनकी 28 है वो 30 पे चली जाती है, दूसरे बच्चे पे 34 पे चली जाती है और तीसरे बच्चे पे 40 क्रॉस कर जाती है। क्या वजह है? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब औरत माँ बनती है उसकी जिस्म के हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो जाती है, तो जो उनके स्पाउसेज हैं और साथ वाले हैं वो प्लीज़ एक तो उनको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट दें। कि जिस्म अपने बस में, ये सच है, नहीं रहता बच्चा पैदा करने के बाद। आपके पास हार्मोन्स का इस प्रेगनेंसी के बाद तो हमारे पाकिस्तान में तो इतनी बात ही नहीं होती औरत को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देने की। आपको पता है प्रेगनेंसी में थ्रू आउट औरत का एस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। चले यहाँ पे एक अच्छा फीज़िबिलिल्लाह मैसेज ही दे दूँ लोगों को। प्रेगनेंसी के बाद एकदम जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है तो औरत का मूड भी नीचे जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है और उन बेचारियों को घर में ये कहने तक की इजाज़त नहीं होती कि मुझे अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा या मुझे माँ बनना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उससे उनको शेम किया जाता है। इसको कहते हैं, यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं, सासें हैं, आपकी बहू जो है, आपके ज़माने में आपको पता नहीं था अब्यूज़ क्या है। आपकी जो बहू है ना उसका एस्ट्रोजन नीचे गया, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुई है, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। और ये मैं सारे मर्दों को भी कह रही हूँ, औरतों के हार्मोन्स उनके लिए ऑलरेडी अजाब होते हैं, प्लीज़ कम अज़ कम आप उनको सपोर्ट दें। अच्छा, अब एक तो मूड नीचे होता है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन गलती, अच्छा मोटिवेशन भी नीचे जाती है, क्योंकि हमारे पास औरत के लिए पाकिस्तान में हर तरह की मोटिवेशन शादी करना है। शादी हो गई है तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। मतलब उसका मकसद था, उसने कमाऊ लड़का ढूंढ लिया, बात ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो जब आपकी पर्सनल मोटिवेशन एजेंडाज इतने गलत हो, फिर आप अपना, यहाँ पे औरतों की भी गलती है, अब उनको भी डांट रही हूँ, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। अच्छा, ये जब मूड वगैरह नीचे जाता है ना, तो उसके बाद इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद वो उस पर लगाम नहीं डालती हैं। अब होता है कि इतना ज़्यादा फिर वज़न बढ़ जाता है और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब हुआ होता है कि उस वेट को लूज़ करना अजाब बन जाता है। आप लूज़ कर सकते हैं, बट देन एक बार अगर आपका 20-25 किलो चढ़ गया है और आपका इस वक्त मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा हुआ है ना कि वो अपने हवासों पे काबू रख सकता है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू रख सकता है। इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी के बाद
बहुत लोगों को आता है, 60 to 70% लोगों को इमोशनल डाउनफॉल आता है। उनकी फैमिलीज अगर उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें तो वो इमोशनल ईटिंग की तरफ ना जाएं, वो उनको इनकरेज करें, उनका साथ दें बच्चा पालने में, संभालने में, तो वो अपना भी ख्याल रखेंगी। यहाँ बेचारी एक औरत की शादी होती है, उसने पूरे घर का भी काम करना है। अब तो नौकरियाँ भी करनी है औरतों ने, और अब उन्होंने घर का काम भी करना है। और नौकरियाँ अगर करनी है तो लोग ये नहीं देखते कि अगर ये बेचारी घर में रोटी लाने में हेल्प कर रही है तो कम से कम घर के काम में हम साथ दे दें। औरत वाला रोल भी प्ले करवाएंगे, मर्द वाला रोल भी प्ले करवाएंगे। अब औरत और मर्द वाला रोल भी प्ले करेगी, बेचारा बच्चा भी पालेगी, तो उसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कहाँ बचनी है? मेरे पाकिस्तान में कौन से थीम पार्क्स हैं, ठीक है ना? उसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट क्या होगी? रात को जब पूरे ससुराल वाले सो गए, फ्रिज के मैं खोल के चॉकलेट खा लूं। अब उस बेचारी को वो भी नहीं मिलेगी, वो तो उसमें खुश है। वो क्या करेगी बेचारी है? फिर उसका देसी वजन बढ़ घी जाएगा। खिलाए जाते हैं हाँ, खवातीन, देसी- जो हम हामला खवातीन के लिए पंजीरियां बनती हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा तो अपना देसी घी है। अगर देसी घी अच्छा ना होता तो मेरी ब्रांड क्यों लॉन्च करती? देसी घी का तो मैंने शोर मचाया है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कि इट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर हार्ट। मेरे अब्बू को 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, मैं उनको रोज़ देसी घी का पराठा खिलाती हूँ। आटा भी मेरा अपना ही है, मेरी ब्रांड का ही है। तो देसी घी इज़ वेरी हेल्दी, एक्सट्रीम। देसी घी से आज तक किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। आपको बेकरियों से हार्ट अटैक होता है, आपको फजूल की स्नैकिंग से हार्ट अटैक होता है, आपको मीठे से हार्ट अटैक होता है, आपको तले हुए खाने से हार्ट अटैक होता है। देसी घी से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। खवातीन जिनके पेट बाहर निकले हुए हैं उनके लिए कोई डाइट प्लान बता दें, और साथ वो मर्दों को भी। सबको लपेट लूँ ना बीच में। अच्छा, 3 टाइप की बेलीज होती हैं, ठीक है? एक लिवर बेली होती है, ये मर्द और औरतों दोनों के लिए बात कर रही हूँ। एड्रीनल बेली होती है, एक हार्मोनल बेली होती है। दरिया को खूजे में बंद करती हूँ। तीनों बेलियों का डिफरेंट इलाज है। लिवर बेली का मतलब ये है जिन लोगों का पेट ऐसे निकला, वो अंकल होते हैं ना 40-50 साल के जो प्रेग्नेंट लग रहे होते हैं, वो लिवर बेली होती है, ठीक है? उसको फैटी लिवर कहते हैं, वो जो ऐसे वाला पेट होता है, ठीक है? लिवर बेली का इलाज ये है कि लिवर ऑलरेडी बहुत बर्डन में है, वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में चले जाएं। हार्मोनल बेली ये औरतों में होती है ज़्यादातर। पेट ऊपर वाला ठीक है, नीचे से पाउच निकला हुआ, जैसे कैंगरू का पाउच निकला होता है ऐसे ना, इससे वो जिसको पंजाबी में कहते हैं गोगड़ बनी है, दैट इज द हार्मोनल बेली। हार्मोनल बेली में आपने कीटो पे जाना है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है। तीसरी आ गई एड्रीनल बेली। जी, बहुत आपकी ज़िंदगी ने लताड़ की है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो वाली जो बेली होती है ऐसे ओवरऑल राउंड शेप होती है और नीचे वाली भी लटकी होती है, इसको कहते हैं एड्रीनल बेली। इसका इलाज आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है और एडेप्टोजेनिक हर्ब्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर मैं बताती हूँ, एडेप्टोजेंस अल्लाह ताला के बनाए वो खाने हैं जो कि जाके एड्रीनल ग्लैंड को प्यार करते हैं कि तुम टेंशन ना लो और अपने स्ट्रेस हार्मोन के लेवल ठीक करो। जैसे अश्वगंधा, जैसे शतावरी, मैंने अपना शतावरी का मिक्सचर भी लॉन्च किया हुआ है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने। जैसे आपके पास अशोका हो गया, जैसे आपके पास आंवला हो गया, मर्दों में आपके पास शिलाजीत हो गया, ये भी मेरा अवेलेबल है। मक्का रूट हो गया, ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस हो गया। मर्दों में ये कैसे ठीक करता है आपके पास एड्रीनल बेली को? शिलाजीत, मक्का रूट और ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस मर्दों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। आदमी में डिप्रेशन की मेन वजह ही यही है। ये 40s-50s के अंकल्स को इसलिए डिप्रेशन हो, अंकल तो मैं ना ही बोलूँ, मैं तो खुद 40 के करीब हूँ। 50s के अंकल्स जो हैं इनको इसीलिए डिप्रेशन हो जाती है कि इनका टेस्टोस्टेरोन नीचे जा रहा होता है ना, मेल हार्मोन नीचे जा रहा होता है। तो अगर आप इसको बूस्ट कर देंगे, इसके लिए आपको बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की क्या ज़रूरत है? योर मूड विल बी ओके, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में वापस आएगा, मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, अंकल जवान हो जाएंगे, पेट अंदर हो जाएगा।